हाय गाइस, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं वर्ब। लेकिन वर्ब पढ़ने से पहले हम लोग कुछ वर्ड्स देख लेते हैं जो कि डेली वोकैब हम लोग ग्रामर के साथ कवर करते हैं। तो वैसे आज का जो वोकैब है मैं उसको पहले कवर करूंगी, उसके बाद हम लोग वर्ब पढ़ने वाले हैं। तो चलिए, सबसे पहला जो मेरा वोकैब है आज का वो है साइनो, यानी हम लोग को सबसे पहले सिनोनिम्स को कवर करना है। तो सिनोनिम्स में जो मैंने पहला वर्ड लिया हुआ है वो है एगोनी। एगोनी का सिंपली मीनिंग हो जाता है व्यथा यानी चिंता। तो एगोनी का सिनोनिम्स हो जाएगा एफ्लिक्शन और पेन। एफ्लिक्शन का मीनिंग हो जाता है व्यथा यानी चिंता, और पेन मीन्स दर्द यानी यातना। जो मैंने नेक्स्ट वर्ड लिया है वो है एलिविएट। एलिविएट का मीनिंग हो जाता है लेसन। लेसन मीन्स कम करना, एलिविएट मीन्स कम करना। और एक और सिनोनिम्स हो जाएगा रिड्यूस। रिड्यूस मीन्स कम करना। नेक्स्ट जो वर्ड है वो है एल्यूरे। एल्यूरे मीन्स हो जाएगा अट्रैक्ट करना, आकर्षित करना। एल्यूरे का सिनोनिम्स हो जाएगा टेम्प्ट या अट्रैक्ट मीन्स आकर्षित करना। नेक्स्ट जो वर्ड है वो है एमेट्योर। एमेट्योर का मीनिंग हो जाता है नोविस या बिगनर, यानी जो जैसे नया होता है किसी चीज़ में, बिगनर होता है, उसे क्या बोलते हैं? एमेट्योर। यहाँ पे एक नोव, यहाँ पे हमारा वर्ड आया हुआ है नोव। नोव का मीनिंग हो जाता है न्यू। नोव जो है ये रूट वर्ड है, इसका मीनिंग हो जाता है न्यू। तो एमेट्योर का मीनिंग क्या हो जाएगा? नोविस। और इसका एक और मीनिंग हो जाएगा बिगनर, यानी नया जो हो किसी वर्क में, जो शुरुआती दौर में हो, उसे हम लोग क्या बोलेंगे? एमेट्योर। जो मेरा नेक्स्ट वर्ड है वो है एमिएबल। एमिएबल का मीनिंग हो जाता है एमिटी, यानी जो मित्रतापूर्ण भाव रखे उसे क्या बोलते हैं? एमिएबल, यानी फ्रेंडशिप रखने वाला। तो यहाँ पे इसका सिनोनिम्स क्या क्या हो जाएगा? एक तो फ्रेंडली हो जाएगा यानी मित्रतापूर्ण भाव दर्शाने वाला, और जेनियल। जेनियल का मीनिंग हो जाता है जो कि अच्छा व्यक्ति हो, जो मित्रतापूर्ण भाव से रहे। ठीक है, तो एमिएबल का मीनिंग हो जाता है जेनियल और फ्रेंडली। अब हम लोग चलते हैं एंटोनिम्स की तरफ। तो एंटोनिम्स में जो मेरा पहला वर्ड है वो है एडवेंट। एडवेंट में दो वर्ड दिख रहा है आपको, एक तो एड, एक वेंट। तो वेंट का मीनिंग हो जाता है कम, टू कम यानी आना। तो एडवेंट का मीनिंग क्या हो जाएगा? एडवेंट का मीनिंग हो जाएगा आगमन। किसी का आगमन को हम लोग क्या बोलते हैं? एडवेंट बोलते हैं। तो इसका जो एंटोनिम्स हो जाएगा वो हो जाएगा डिपार्चर, यानी अलगाव, किसी से दूर जाना। आगमन मीन्स पास आना और डिपार्चर मीन्स दूर जाना। जो मेरा नेक्स्ट वर्ड है वो है एडवर्टाइज। एडवर्टाइज का मीनिंग हो जाता है प्रचार प्रसार करना। किसी विज्ञापन जो होता है उसका प्रचार प्रसार के लिए लगाया जाता है। ठीक है, तो एडवर्टाइज यानी प्रचार प्रसार करना। और कंसील, इसका एंटोनिम्स हो जाएगा कंसील। कंसील मीन्स छुपाना। सील मीन्स कंसील मीन्स सिंपली छुपाना, किसी चीज़ को छुपाना। और एडवर्टाइज मीन्स प्रचार प्रसार करना। जो मेरा नेक्स्ट वर्ड है वो है एफेबल। एफेबल मीन्स हो जाता है जो मित्रतापूर्ण भाव से रहे, यानी मिलनसार। मिलनसार को क्या बोलते हैं? एफेबल। तो इसका जो एंटोनिम्स हो जाएगा वो हो जाएगा हॉटी। हॉटी मीन्स घमंडी, जो कि मिलनसार ना हो, जो कि अलग अलग रहे, उसे क्या बोलते हैं? घमंडी यानी प्राइड। ठीक है, जो मेरा नेक्स्ट मीनिंग है वो है एग्रेसिव। एग्रेसिव मीन्स होता है जो लड़ाका, जो हमेशा लड़ने के लिए तैयार रहे, उसे क्या बोलते हैं? एग्रेसिव। एग्रेसिव का एंटोनिम्स क्या हो जाएगा? पीसफुल। पीसफुल यानी शांतिपूर्ण व्यवहार रखने वाला, जो शांतिपूर्ण रहे, जो लड़ाई झगड़ा से दूर रहे, उसे पीसफुल बोलते हैं। और एग्रेसिव मीन्स लड़ाका हो जाएगा। जो मैंने नेक्स्ट वर्ड लिए हैं वो है एग्री। एग्री मीन्स सहमत होना। उसके बाद जो इसका एंटोनिम हो जाएगा वो हो जाएगा प्रोटेस्ट। प्रोटेस्ट यानी किसी चीज़ का विरोध करना, विरोधी, उसे बोलते हैं प्रोटेस्ट। और एग्री मीन्स सहमत। अब हम लोग चलते हैं इडियम्स एंड फ्रेजेस की तरफ। तो जो मेरा पहला इडियम्स एंड फ्रेजेस है वो है एप्पल ऑफ योर आई। एप्पल ऑफ योर आई मीन्स आँखों का तारा। आँखों का तारा जो कि बहुत ही स्पेशल हो, वेरी स्पेशल। एप्पल ऑफ वंस आई मीन्स वेरी स्पेशल, आँखों का तारा। नेक्स्ट जो है वो है बैड हेयर डे। बैड हेयर डे मीन्स थिंग्स आर नॉट गोइंग द वे। बैड हेयर डे का मीनिंग हो जाता है कि मतलब कोई भी चीज़ है जो हमारे प्लान के अनुसार नहीं चल रही, जो जैसा कि हमने प्लान किया था उस अकॉर्डिंग नहीं चल रही, उसे क्या बोलेंगे? बैड हेयर डे मीन्स थिंग्स आर नॉट गोइंग द वे। जैसे हम लोगों ने प्लान किया था वैसे नहीं चल रही है चीज़ें। जो मेरा नेक्स्ट जो इडियम्स एंड फ्रेजेस है वो है बैप्टिज्म ऑफ फायर।
Baptism of fire means unpleasant experience. Baptism of fire means unpleasant experience. मीन्स जो कि हम लोग जैसे कि फायर की यहाँ पे बात हो रही है, तो जैसे कि यहाँ पे मैंने लिखा कि अनप्लीजेंट एक्सपीरियंस, जो कि मतलब अच्छा एक्सपीरियंस नहीं है, बुरा एक्सपीरियंस जो कि अच्छा नहीं है। जैसे कि यहाँ पे बात हो रही है बैप्टिज्म ऑफ फायर मीन्स आग से भरा हुआ कोई चीज़ या आग में जलने से रिलेटेड, तो मीन्स हो गया अनप्लीजेंट एक्सपीरियंस। मेरा जो नेक्स्ट इडियम्स एंड फ्रेजेज है वो है बीट अबाउट द बुश। बीट अबाउट द बुश, जिसका मीनिंग हो जाता है नॉट क्लियर, मीन्स झाड़ियों में छुपा हुआ, मीन्स वो उभरा हुआ नहीं है, जो क्लियर नहीं दिख रहा हो। तो बीट अबाउट द बुश यानी झाड़ियों में फंसा हुआ, उसे क्या बोलेंगे, नॉट क्लियर, मीन्स जो दिखने में क्लियर नहीं है, वो छुपा हुआ है। जो मेरा नेक्स्ट इडियम्स है वो है बैड टेस्ट इन योर माउथ। बैड टेस्ट इन योर माउथ, इसका मीनिंग हो जाता है समथिंग रॉन्ग। समथिंग रॉन्ग जो कि मतलब जो कि हमको खाने में अच्छा नहीं लगे, यानी उसमें कुछ रॉन्ग हो गया है, कुछ अच्छा नहीं है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, समथिंग रॉन्ग। अब हम लोग चलते हैं रूट वर्ड्स की तरफ, जो कि मेरा पहला रूट वर्ड है आर्ट। आर्ट जो है ये एक रूट वर्ड है जिसका मीनिंग हो जाता है स्किल। आर्ट किसी भी वर्ड में आपको दिखे उसका मीनिंग हो जाएगा स्किल, यानी स्किल से रिलेटेड। तो यहाँ पे जो मैंने वर्ड लिया है आर्टिफैक्ट, ऐसा फैक्ट जो स्किल से मतलब स्किल से परिपूर्ण हो, ऐसा फैक्ट, ऐसा कोई मतलब ऐसा कोई कहानी जो जिसमें स्किलफुली जिसको तैयार किया गया हो, उसे क्या बोलते हैं, आर्टिफैक्ट। एक होता है आर्टिस्ट। आर्टिस्ट यानी स्किलफुली जो कोई पर्सन होता है जो खुद के स्किल से किसी चीज़ का निर्माण करता है, किसी चीज़ का मतलब एडवर्टाइजमेंट करता है, उसे क्या बोलते हैं, आर्टिस्ट बोलते हैं। जो मेरा नेक्स्ट रूट वर्ड है वो है एस्टर या एस्ट्रो। एस्टर या एस्ट्रो ये रिलेटेड होता है स्टार से, स्टार से या आउटर स्पेस से। जहाँ भी जिस भी वर्ड में आपको एस्टर दिखे या एस्ट्रो दिखे उसका मीनिंग हो जाता है स्टार से रिलेटेड या आउटर स्पेस से रिलेटेड। तो यहाँ पे मैंने जो वर्ड लिया है इसके लिए एस्ट्रोनॉट। एस्ट्रोनॉट ऐसा पर्सन जो आउटर स्पेस में जाता है उसे क्या बोलते हैं, एस्ट्रोनॉट। तो यहाँ पे एस्ट्रो जो रूट वर्ड आया हुआ है इसका मीनिंग हो जाता है स्टार। तो एस्ट्रोनॉट मीन्स या आउटर स्पेस, यानी जो पर्सन जो आउटर स्पेस में गया हो उसे क्या बोलते हैं, एस्ट्रोनॉट। जो मेरा नेक्स्ट रूट वर्ड है वो है ऑड। ऑडी या ऑडियो। ऑडी या ऑडियो, जैसे कि हम लोग ऑडियो सुनते हैं, इसका मतलब क्या हो जाएगा, ऑडी या ऑडियो का मीन्स जो हियरेबल हो, जो सुनने योग्य हो, यानी जो कि सुनने से रिलेटेड। ऑडियो या ऑडियो जिस भी वर्ड में आ जाए उसका मीनिंग हो जाता है हियर, यानी सुनने से रिलेटेड। तो ऑडिबल, ऑडिबल मीन्स जो कि सुनने योग्य हो, एबल मीन्स योग्य, और ऑडी मीन्स जो हियर यानी सुनना। तो जो सुनने के योग्य हो उसे क्या बोलेंगे, ऑडिबल। ऑडियो विजुअल, ऑडियो मीन्स जो कि हम लोग सुनते हैं, और विजुअल, विजुअल का मीनिंग क्या होता है, जो दिखने योग्य, यानी सुनने और दिखने दोनों का काम आने वाले को क्या बोलते हैं, ऑडियो विजुअल। जो कि सुनने मतलब जिसको हम लोग सुन भी सकते हैं और देख भी सकते हैं उसे बोलते हैं ऑडियो विजुअल। अब मैंने जो नेक्स्ट वर्ड लिए हैं वो है ऑटो। ऑटो का मीनिंग हो जाता है सेल्फ। सेल्फ, कोई चीज़ सेल्फ होती है, जैसे कि ऑटोबायोग्राफी। ग्राफी मीन्स होता है टू राइट, और ऑटोबायोग्राफी यानी खुद की जीवनी लिखना, खुद की जीवनी खुद से लिखना, ऑटोबायोग्राफी। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने एक और वर्ड लिया है जो कि है ऑटोमेटिक। ऑटो का मीनिंग होता है स्वयं, यानी सेल्फ, कोई चीज़ सेल्फ करना किसी भी चीज़ को। तो ऑटोमेटिक यानी सेल्फ चलने वाली चीज़ें, जैसे कि ऑटोमेटिक कोई कार होती है तो वो सेल्फ चलती है, या बहुत सारी खेलने वाली चीज़ें होती है जो कि रिमोट द्वारा कंट्रोल होती हैं। ठीक है, तो ऑटोमेटिक हो गया जो कि स्वयं से स्वयं के मतलब स्वयं चले। ठीक है, अब मेरा जो नेक्स्ट इसमें मैंने वर्ड लिया है वो है ऑटोग्राफ। ग्राफ का मीनिंग हो जाता है टू राइट। ग्राफ मीन्स टू राइट, और ऑटो मीन्स सेल्फ, यानी जो स्वयं से लिखा गया हो। जैसे कि कोई मतलब जो बड़े पर्सन होते हैं जैसे कि हीरो या हीरोइन सब, वो ऑटोग्राफ अपना देते हैं। ठीक है, यानी वे अपने स्वयं से लिख के किसी पेपर या पेन पे किसी को देते हैं तो उसे क्या बोलेंगे, ऑटोग्राफ।
जो मैंने नेक्स्ट रूट वर्ड लिए हैं वो है एवी या एवा। एवी या एवा, इसका मीनिंग हो जाता है बर्ड। जहाँ भी एवी या एवा आए मीन्स बर्ड, यानी उड़ने से रिलेटेड, यानी फ्लाई से रिलेटेड, उड़ने से रिलेटेड या बर्ड से रिलेटेड, उसे क्या बोलते हैं, एवी या एवा। तो यहाँ पे मैंने जो वर्ड लिए हैं वो है एवियरी। एवियरी का मीनिंग क्या हो जाता है, जो कि मतलब जैसे कि स्काई में बर्ड, सिंपली बर्ड से रिलेटेड एवियरी, यानी जो बर्ड हो गया, जो पक्षी आकाश में उड़ते हैं, ठीक है, एवियरी, इसका मीनिंग हो गया एवियरी। नेक्स्ट जो वर्ड है वो है एवियाट्रिक्स। एवियाट्रिक्स, इसका मीनिंग हो जाता है अ फीमेल पायलट। अ फीमेल पायलट, एवियाट्रिक्स का मीनिंग हो जाएगा अ फीमेल पायलट। जो कि पायलट स्पेशली क्या करता है, मतलब जो जैसे प्लेन को उड़ाने वाले को क्या बोलते हैं, पायलट बोलते हैं। तो वो भी फ्लाई से रिलेटेड है, यानी उड़ने से रिलेटेड है। तो यहाँ पे एवी आया हुआ है, एवी या एवा मीन्स फ्लाई से रिलेटेड। तो एवियाट्रिक्स मीन्स क्या हो गया, अ फीमेल पायलट। जो नेक्स्ट वर्ड है वो है एविएशन। एविएशन का मीनिंग क्या होता है, सिंपली एसन मीन्स जो क्रिएशन की बात होती है, जैसे कि कोई चीज़ का हम लोग निर्माण करते हैं। तो एविएशन मीन्स किसी चीज़, कोई उड़ने वाले चीज़ का निर्माण करना, ठीक है। तो एविएशन का मीनिंग हो गया उड़ने वाला चीज़, किसी उड़ने वाले चीज़ का क्रिएशन करना सिंपली, ठीक है। तो जिस भी वर्ड में एवी या एवा दिखे उसका मीनिंग हो जाता है बर्ड से रिलेटेड, फ्लाई से रिलेटेड। अब हम लोग चलते हैं प्रीपोजिशन की तरफ। तो मैंने जो आज प्रीपोजिशन लिया है वो है अवॉइड। अवॉइड का मैंने मतलब अवॉइड का यूज जिस जिस प्रीपोजिशन के साथ होता है, जिस जिस कंडीशन में, मैंने वो सारे लिए हुए हैं। तो अवॉइड का मीनिंग सबसे पहले हो जाता है सहमत होना, यानी सहमत होना, किसी के साथ रहना, उसे क्या बोलेंगे, अवॉइड। तो अवॉइड का यूज एक प्रीपोजिशन के साथ होता है, अवॉइड विथ। तो अवॉइड विथ का यूज किसके साथ होता है, अवॉइड विथ जो है इसका यूज हम लोग पर्सन, मतलब जो पर्सन से रिलेटेड जो सेंटेंस लिखते हैं हम लोग, या पर्सन के लिए कोई चीज़ बोलते हैं, उसमें क्या लगता है, अवॉइड विथ। अवॉइड विथ अ पर्सन, यानी किसी के साथ रहना, किसी व्यक्ति के साथ रहना, उसमें हम लोग बोलेंगे अवॉइड विथ। एक और प्रीपोजिशन है जो कि है अबाइड बाई। अबाइड बाई, तो यहाँ पे जब बाई लगेगा तो उसका मतलब जो अबाइड है उसका यूज हम लोग किसी थिंग के साथ कर रहे हैं, किसी सामान के साथ कर रहे हैं। तो क्या लगेगा, अबाइड बाई अ थिंग। नेक्स्ट जो मैंने प्रीपोजिशन लिए हैं वो है अबाइड एट। अबाइड एट, तो अबाइड एट जो है इसका यूज हम लोग किसी प्लेस के लिए करते हैं, किसी जगह के लिए स्पेशली अबाइड एट का यूज किया जाता है। जो नेक्स्ट है मेरा प्रीपोजिशन वो है अबाइड इन। इन मीन्स किसी चीज़ के अंदर। तो अबाइड इन का मीनिंग हो जाता है यहाँ पे मतलब अबाइड इन अ हाउस, किसी के घर में रहना, किसी के साथ रहना। उसके लिए हम लोग किस प्रीपोजिशन का यूज़ करेंगे, अबाइड इन। अबाइड इन अ हाउस, अबाइड एट अ प्लेस, अबाइड बाई अ थिंग, अबाइड विथ अ पर्सन। ठीक है, तो ये हो गया हमारा प्रीपोजिशन। तो ये सारे थे आज के हमारे वोकैब। अब हम लोग चलते हैं वर्ब की तरफ, जो कि हमारा आज का टॉपिक है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है वर्ब। तो सबसे पहले हम लोग को ये जानना होगा कि वर्ब होता क्या है। तो वर्ब को हम लोग हिंदी में बोलते हैं क्रिया। वर्ब का जो हिंदी में मीनिंग होता है वो होता है क्रिया। तो इसका हम लोग को सबसे पहले डिफिनेशन जानना होगा कि ये होता क्या है। तो मैं जब ये यहाँ पे मैं वर्ब को बोलूँ तो वर्ब का जो डिफिनीशन हो जाएगा वो हो जाएगा, वर्ब इज अ वर्ड विच डिनोट्स एन एक्शन। ओके, वर्ब इज अ वर्ड विच डिनोट्स एन एक्शन। तो यहाँ पे हम लोग वर्ब को सिंपली, वर्ब क्या होता है, जो क्रिया मतलब जो एक्शन को रिप्रेजेंट करता है, जो क्रिया को रिप्रेजेंट करता है, उसे हम लोग वर्ब कहते हैं। तो वर्ब को सिंपली दो पार्टों में डिवाइड किया गया है, एक हो गया मेन वर्ब और दूसरा हो गया ऑक्सिलरी वर्ब। यहाँ पे अगर हम लोग वर्ब को डिवाइड करें तो ये दो पार्टों में डिवाइड होता है, वर्ब दो पार्टों में डिवाइड होता है। तो पहला जो ये हो जाएगा वर्ब, वो हो जाएगा मेन वर्ब, और जो इसका दूसरा पार्ट होता है वो होता है ऑक्सिलरी वर्ब।
सिंपली हम लोग ऑक्सिलरी वर्ब को भी दो पार्ट में डिवाइड करते हैं और मेन वर्ब को भी दो पार्ट में डिवाइड कर दिया जाता है। तो यहाँ पे ऑक्सिलरी वर्ब की पहले हम लोग बात करें तो ये दो पार्ट में डिवाइड होता है। पहला जो इसका पार्ट होता है वो हो जाता है प्राइमरी वर्ब, प्राइमरी वर्ब, और जो दूसरा पार्ट होता है वो होता है मॉडल वर्ब। अब मैं चलती हूँ मेन वर्ब की ओर। तो मेन वर्ब को अगर हम लोग डिवाइड करें तो ये भी दो पार्ट में डिवाइड होता है, जो कि पहला इसका पार्ट हो गया ट्रांजिटिव वर्ब, और जो दूसरा पार्ट होता है वो हो जाता है इंट्रांजिटिव वर्ब। तो यहाँ पे हम लोग को स्पेशली ज़्यादातर ध्यान देना है मॉडल वर्ब के कुछ रूल्स पे, क्योंकि एग्जाम में ज़्यादातर रूल्स से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कोई भी कंपटीशन हो ज़्यादातर रूल से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हम लोग को इस क्लास में ज़्यादातर मॉडल वर्ब्स के जो रूल्स होते हैं उसको कंसीडर करना है, उसको समझना है। यहाँ पे जो ट्रांजिटिव वर्ब होता है वो उसे हम लोग मतलब ट्रांजिटिव वर्ब स्पेशली जो अपने बाद ऑब्जेक्ट लेता है, जो ऑब्जेक्ट लेता है वो हो जाएगा ट्रांजिटिव वर्ब, और जो अपने बाद ऑब्जेक्ट नहीं लेता है उसे हम लोग बोलेंगे इनट्रांजिटिव वर्ब। ठीक है, तो ट्रांजिटिव वर्ब का मैं कुछ एग्जांपल्स दे देती हूँ। तो यहाँ पे मैं लिख दूँ ट्रांजिटिव वर्ब का कुछ एग्जांपल्स। जैसे कि मैंने बोला राम स्पीक्स द ट्रूथ, राम स्पीक्स द ट्रूथ। ठीक है, राम स्पीक्स द ट्रूथ। तो यहाँ पे जो वर्ब है स्पीक्स, इसने अपने बाद ऑब्जेक्ट लिया है जो कि है द ट्रूथ। ठीक है, तो राम स्पीक्स द ट्रूथ। और जब हम लोग इंट्रांजिटिव वर्ब की बात करते हैं, इंट्रांजिटिव वर्ब की अगर हम लोग बात करें तो इसका एग्जाम्पल जो हो जाएगा, इसके लिए मैं अगर एग्जाम्पल लूँ तो यहाँ पे हो जाएगा राम स्पीक्स स्लोली, राम स्पीक्स स्लोली। तो यहाँ पे जो है ये स्लोली एडवर्ब है, ये इसकी विशेषता बता रहा है कि वो राम किस तरह से बोलता है, वो बोलता है धीरे धीरे बोलता है। तो वो तो ऑब्जेक्ट है नहीं, वो सिंपली क्या है, एडवर्ब है जो कि वर्ब की विशेषता बता रहा है। ठीक है, और यहाँ पे जो द ट्रूथ है ये नाउन है, जो कि नाउन क्या होता है, स्पेशली अगर हम लोग ऑब्जेक्ट की बात करें तो ऑब्जेक्ट हमेशा दो चीज़ें होती हैं। ऑब्जेक्ट या तो प्रोनाउन हो सकता है या नाउन हो सकता है, ना तो एडवर्ब होगा ना ही एडजेक्टिव होगा। ये सारे जो हो गए ये कभी भी ऑब्जेक्ट नहीं होते। ऑब्जेक्ट हमेशा दो ही चीज़ें हो सकती हैं, या तो वो नाउन होगी या प्रोनाउन होगी। तो यहाँ पे हम लोग सिंपली बात करें राम स्पीक्स द ट्रूथ, यानी राम सच बोलता है। और यहाँ पे जो इंट्रांजिटिव वर्ब की जब बात हो रही है तो राम स्पीक्स स्लोली। तो यहाँ पे अगर हम लोग को डिफरेंस करना हो तो यहाँ पे जो स्पीक्स है ये किस तरह, मतलब ये वर्ड में सेंटेंसेस में कैसे यूज हुआ है, ये इंट्रांजिटिवली हम लोगों ने इसका यूज किया हुआ है। लेकिन यहाँ पे जो ये स्पीक्स का यूज हुआ है ये ट्रांजिटिवली किया गया है। तो यहाँ पे जो हम लोग सिंपली बोल सकते हैं कि जो ट्रांजिटिव वर्ब होते हैं उनका एक्शन क्रिया तक होता है, लेकिन इंट्रांजिटिव वर्ब का एक्शन सिर्फ उनके वर्ब तक ही रहता है, उसका ऑब्जेक्ट कोई नहीं होता, वो ऑब्जेक्ट से रिलेटेड नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपली जो डिफरेंस हो गया ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव में कि ट्रांजिटिव वर्ब जो होता है वो ऑब्जेक्ट लेता है, यानी मतलब जो सेंटेंस में जो ट्रांजिटिवली जो यूज़ किया जाता है उसे ट्रांजिटिव वर्ब बोलते हैं। और इंट्रांजिटिव जो हो गया वो अपने साथ ऑब्जेक्ट नहीं लेता है। लेकिन स्पेशली हम लोग को इस जो वर्ब का जो चैप्टर है इसमें हम लोग को रूल्स जानना है मॉडल वर्ब्स का, कि मॉडल वर्ब्स का क्या रोल होता है, कैसे इसके रूल्स होते हैं। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। तो चलिए जान लेते हैं ऑक्सिलरी वर्ब्स के बारे में। तो मैं पहले बता दूं कि ये प्राइमरी वर्ब्स होते कौन कौन से हैं। तो प्राइमरी वर्ब्स को हम लोग तीन पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, इसको थ्री काइंड्स में इसको हम लोग डिवाइड कर देते हैं। तो जो पहला काइंड है वो है टू हैव। टू हैव में इसके कौन कौन से फॉर्म आ जाते हैं, इसके फॉर्म आ जाएंगे हैज़,
हैव और हैड। जो नेक्स्ट हमारा पार्ट है वो हो जाएगा टू बी। तो टू बी में कौन कौन से इसके फॉर्म्स आ जाएंगे? वो हो जाएगा इज, आर, एम, was और where। इसको वर बोलते हैं। ओके, जो मेरा नेक्स्ट जो इसका पार्ट है वो हो जाएगा टू डू। तो टू डू को किस किस इसका कौन कौन सा फॉर्म होता है? तो सबसे पहले तो हो जाएगा डू, सबसे पहला इसका फॉर्म हो जाएगा डू, उसके बाद डज, उसके बाद डिड। तो इसको हम लोग ऐसे, जो हमारा प्राइमरी वर्ब्स होता है उसको हम लोग तीन काइंड्स में इसको हम लोग डिवाइड कर देते हैं। तो जो पहला काइंड है वो है टू हैव। तो हैव का जो इसमें जो फैमिली आता है वो हो गया हैज, हैव और हैड। फिर टू बी, तो इसका जो फैमिली हो गया वो हो गया इज, आर, एम, वाज और वर। जो नेक्स्ट है वो है टू डू। तो टू डू का जो फैमिली होता है वो होता है डू, डज और डिड। तो ये हो गई प्राइमरी वर्ब्स की बात। अब हम लोग मॉडल वर्ब्स की तरफ चलते हैं। तो जो मॉडल वर्ब्स होते हैं वे जो होते हैं, मतलब वर्ब्स में ज़्यादातर मॉडल वर्ब्स से ज़्यादातर रूल्स को लिए जाते हैं एग्जाम में। तो इसमें जो इम्पोर्टेंट है वो है मस्ट, शुड, जो कि जैसे कि आप सभी ने सुना है कि लेस्ट के बाद हमेशा शुड का यूज़ किया जाता है। तो ये सारे जो रूल्स हैं वो मॉडल वर्ब्स में मिलते हैं पढ़ने को। फिर से जो नीड होता है उसका भी जो स्पॉटिंग एरर्स का जो रूल होता है उसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। जो नीड हो गया, मस्ट हो गया, शुड हो गया, फिर से यूज्ड टू हो गया, ऑट हो गया, ऑट टू हो गया। तो यूज्ड टू, ऑट टू, इन सभी को हम लोग, फिर से हो गया नीड, डेयर, इन सभी को क्या बोलते हैं? सेमी मार्जिनल जो मॉडल वर्ब्स होते हैं इनको सेमी मार्जिनल वर्ब्स बोलते हैं। तो स्पेशली इस क्लास में हम लोग मॉडल वर्ब्स के ज़्यादातर रूल्स को मतलब क्लियर करेंगे। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। तो चलिए देख लेते हैं मे और माइट को। तो यहाँ पे मे की बात हो रही है, तो मे का जो पास्ट टेंस होता है वो होता है माइट। मे का पास्ट टेंस हो जाता है माइट। तो मे जो है इसका स्पेशली क्या क्या, मतलब हम लोग इसको कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं? तो मे जो है वो परमिशन के लिए इसका यूज़ किया जाता है। फिर से गुड विशेस के लिए हम लोग मे का यूज़ करते हैं, और पॉसिबिलिटी की जहाँ बात होती है वहाँ भी मे का यूज़ किया जाता है। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि मे आई गो नाउ, मे आई गो नाउ, यहाँ पे परमिशन की बात हो रही है। यहाँ पे कोई स्पीकर है जो कि किसी से परमिशन मांग रहा है। तो यहाँ पे मे का यूज़ हो गया कि मे आई गो नाउ, क्या मैं अभी जा सकता हूँ? यहाँ पे परमिशन की बात हो गई। अब गुड विशेस, तो जो गुड विशेस होता है उसका यूज़ भी मतलब गुड विशेस भी मे के द्वारा यूज़ किया जाता है। जैसे कि मे गॉड ब्लेस यू, मे गॉड ब्लेस यू, ये हो गया गुड विशेस। अब बात आती है पॉसिबिलिटी की। तो पॉसिबिलिटी की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे जो सेंटेंस है, द स्काई इज क्लाउडी इट मे रेन टुडे, कोई बोल रहा है कि स्काई जो है, जो आकाश है वो बादलों से भरा हुआ है, आज वर्षा हो सकती है, यानी संभावना है वर्षा होने की क्योंकि आकाश बादलों से भरा हुआ है। तो ये हो गई पॉसिबिलिटी की बात। तो जो मे है वो परमिशन के लिए यूज़ किया जाता है, गुड विशेस के लिए यूज़ किया जाता है और पॉसिबिलिटी के लिए यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट जो हमारा है, अब बात आती है माइट की, जो कि मे का पास्ट टेंस है। तो जो माइट है वो रिमोट पॉसिबिलिटी के लिए यूज़ किया जाता है। मे का यूज़ पॉसिबिलिटी के लिए, लेकिन जो माइट है उसका यूज़ रिमोट पॉसिबिलिटी के लिए किया जाता है। और इसका जो यूज़ है वो रिक्वेस्ट, जब हम लोग को मतलब माइट के थ्रू किसी सेंटेंस से हम लोग को रिक्वेस्ट करना हो तो मोर पोलाइट, ये रिक्वेस्ट जो होता है वो मोर पोलाइटनेस को व्यक्त करता है, लेकिन उसमें जो स्पीकर होता है उसको हेजिटेशन मतलब हेजिटेशन का अनुभव होता है उसको, कि मतलब ये मैं क्या मांग रहा हूँ कि मुझे ये नहीं मांगना चाहिए। ओके, तो यहाँ पे जो रिमोट पॉसिबिलिटी की बात हो रही है तो उसका मैं अगर एग्जाम्पल की बात करूँ तो यहाँ पे ही माइट विन द फर्स्ट प्राइज, ही माइट विन द फर्स्ट प्राइज, यानी यहाँ पे डाउट है कि वो कहीं जीत सकता है या नहीं भी जीत सकता है, कि वो फर्स्ट प्राइज जीत भी सकता है या नहीं भी जीत सकता है। तो यहाँ पे डाउट की बात हो रही है, यानी उसकी दुरुस्त संभावना है
कि मतलब उसकी कम ही आशा है कि वो जीत पाएगा फर्स्ट प्राइज को। तो यहाँ पे बात हो गई रिमोट पॉसिबिलिटी की, लेकिन जो मे था उससे डायरेक्ट पॉसिबिलिटी की बात हो रही थी कि जो स्काई है तो क्लाउडी है तो आज वर्षा होनी ही है। ओके, लेकिन जो माइट है उससे रिमोट पॉसिबिलिटी की बात होती है। जो है रिक्वेस्ट है तो मोर पोलाइटनेस, जिसमें स्पीकर को हेजिटेशन होता है। तो वैसा जो एग्जाम्पल मैंने लिया हुआ है वो है माइट आई टॉक टू द पीएम, माइट आई टॉक टू द पीएम, क्या मैं पीएम से बात कर सकता हूँ। तो यहाँ पे जो है, यहाँ पे जो वक्ता होता है उसको हेजिटेशन होती है, उसको हेजिटेशन होती है कि पीएम तो बहुत बड़े आदमी है तो क्या मैं उनसे बात कर सकता हूँ। यहाँ पे हेजिटेशन यानी मोर पोलाइटनेस, बहुत सारा इसमें नम्र निवेदन की बात आती है लेकिन उसमें हेजिटेशन होता है। जो नेक्स्ट है हमारा वो है माइट आई बोरो योर डायमंड नेकलेस, माइट आई बोरो योर डायमंड नेकलेस। तो यहाँ पे बात हो रही है डायमंड नेकलेस की। तो कोई अपना डायमंड नेकलेस किसी को मतलब उधार नहीं दे सकता, ठीक है। तो यहाँ पे चूंकि डायमंड नेकलेस की बात हो रही है तो जो स्पीकर होगा वो मोर पोलाइटनेस व्यक्त करेगा, साथ में उसको हेजिटेशन होगी कि ये मैं क्या मांग रहा हूँ। ओके, तो ये रही मे और माइट की बात। तो हम लोग अभी चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। तो चलिए देख लेते हैं कि कैन का यूज हम लोग कैसे करते हैं, कि कैन का यूज कहाँ कहाँ होता है और किस कंडीशन में कैन का यूज किया जाता है। तो यहाँ पे मैं कैन की बात करूँ तो कैन का जो यूज होता है वो फिजिकल कैपेसिटी यानी शारीरिक क्षमता को ये प्रदर्शित करता है। फिर से ये कैपेबिलिटी यानी योग्यता को दिखाता है कि जो स्पीकर है उसमें कितनी योग्यता है। जो तीसरी चीज है वो है मेंटल एबिलिटी, मेंटल एबिलिटी यानी ये मानसिक क्षमता को भी व्यक्त करता है। तो इसका जो एग्जाम्पल है आई कैन सॉल्व दिस पजल, आई कैन सॉल्व दिस पजल यानी मेरे में ये एबिलिटी है, मेरे में ये मेंटल एबिलिटी है कि मैं इस पजल को सॉल्व कर सकता हूँ, मैं इस पहेली को सॉल्व कर सकता हूँ। तो ये हो गई मेंटल एबिलिटी की बात। अब जो मेरा नेक्स्ट एग्जाम्पल है वो है कैन यू लिफ्ट दिस सूटकेस, कैन यू लिफ्ट दिस सूटकेस यानी तुम में ये कैपेसिटी है कि तुम इस सूटकेस को उठा पाओ, क्या तुम इस सूटकेस को उठा सकते हो। यहाँ पे क्या हो रही है, यहाँ पे फिजिकल कैपेसिटी की बात हो रही है, फिजिकल कैपेसिटी की यहाँ पे चर्चा की जा रही है कि कैन यू लिफ्ट दिस सूटकेस। जो मेरा नेक्स्ट एग्जाम्पल है वो है कैन यू स्पीक फ्रेंच, कैन यू स्पीक फ्रेंच, क्या तुम में कैपेबिलिटी है कि तुम फ्रेंच बोल सको, क्या तुम फ्रेंच बोल सकते हो। तो ये जो कैन है ये स्पेशली किसी की कैपेसिटी कैपेबिलिटी को चेक करता है कि आखिर उसमें कितनी कैपेसिटी है, वो फिजिकल कैपेसिटी हुई या मेंटल कैपेसिटी हुई या एबिलिटी हुई या कैपेबिलिटी की बात हुई। तो जो कैन है उसके थ्रू हम लोग इन सारी चीज़ों को देखते हैं। अब जो नेक्स्ट जो हमारा रूल है वो है मे या कैन में डिफरेंस, कि इसमें डिफरेंस क्या होता है और इसका यूज़ हम लोग कहाँ कहाँ करते हैं। तो जो फर्स्ट यूज़ है वो हम लोग फर्स्ट पर्सन के साथ इसका कैसे यूज़ होता है उसको पहले हम लोग देखेंगे, उसके बाद सेकंड पर्सन, फिर थर्ड पर्सन। तो जो फर्स्ट पर्सन के साथ ये मे और कैन का यूज़ होता है वो परमिशन के लिए यूज़ होता है, लेकिन जो बेटर होता है परमिशन के लिए वो कैन होता है। कैन का यूज़ हम लोग परमिशन के लिए ज़्यादातर मतलब बहुत ही बेटर होता है मे के यूज से। तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें कि आई कैन मेट द चेयरमैन वेन एवर आई वॉन्ट, मैं जब भी चाहूँ मैं चेयरमैन से मिल सकता हूँ, यानी मेरे पास ये ऑथोरिटी है कि मैं चेयरमैन से जब भी चाहूँ तब मिल सकता हूँ। तो ये हो गई आई कैन मेट द चेयरमैन वेन एवर आई वॉन्ट, यानी ये परमिशन हो गया, उसके पास पहले से ही परमिशन है कि वो जब भी चाहे तब चेयरमैन से मिल सकता है, उसके पास ये ऑथोरिटी है। अब हम लोग चाहे तो उसको मे से भी इसको हम लोग मतलब इसको चेंज कर सकते हैं, इसको कन्वर्ट कर सकते हैं कैन को मे में। तो आई मे मेट द चेयरमैन वेन एवर आई वॉन्ट, यानी मैं जब भी चाहूँ चेयरमैन से मिल सकता हूँ, मेरे पास भी ये ऑथोरिटी है। लेकिन यहाँ पे जो कैन का यूज़ है ये ज़्यादा बेटर है मे के यूज से, इसीलिए हम लोग जब परमिशन की बात आती है फर्स्ट पर्सन में तो हम लोग कैन का यूज़ ज़्यादा बेटर मानते हैं मे के यूज से। तो
तो ये रही फर्स्ट पर्सन की बात कि फर्स्ट पर्सन में परमिशन के लिए ज़्यादातर बेटर जो होता है वो होता है कैन, न कि मे। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।